डे टू सेशन 2। अब सेशन 2 में और सेशन 3 में हम लोग जो भी बात करेंगे वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात करेंगे। डाटा से हमारा एक चैप्टर स्किप हुआ है, कौन सा? चैप्टर 2, वो हमारा टारगेट है कल का। 5 और 6 बेसिकली टॉक अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। अब मज़े की बात ये है कि ये 2 चैप्टर्स आई के हमने अभी बनाए हुए हैं। इट शुड हैव बीन अ सिंगल चैप्टर, तो हम 5 और 6 को कंबाइन ही लेके चल रहे होंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट। नाम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो ये चैप्टर हमें देता है वो देता है कंपोनेंट्स ऑफ अ DBMS। क्या देता है? कंपोनेंट्स ऑफ अ DBMS। सर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने हैं? डेटाबेस इंजन, क्वेरी प्रोसेसर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, स्टोरेज मैनेजर और सिक्योरिटी मैनेजर। पहला क्या है? डेटाबेस इंजन, क्वेरी प्रोसेसर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, स्टोरेज मैनेजर और सिक्योरिटी मैनेजर। इनको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट की मिसाल है। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जाके बैठ जाते हैं। आपके पास कौन चल के आएगा? पहले वेटर। क्या कहेगा आके? क्या खाएंगे आप? क्या खाना पसंद करेंगे आप? तो आप उसे मांगेंगे मेन्यू, वो आपको देगा मेन्यू। फिर आप उसको ऑर्डर लिखवाएंगे। और क्या ये खुद बना के लाएगा? नहीं। ये कहाँ जाएगा? किचन में। ये जाएगा किचन में और किचन वाले को जाके कहेगा कि भाई ये ऑर्डर आया है, खाना बनाना शुरू करो। किचन देखेगा उसके पास सामान पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। अगर सामान नहीं पड़ा हुआ तो सामान लेके आएगा कहाँ से? स्टोर रूम से। सामान लेके कहाँ से आएगा? स्टोर रूम से। फिर जब खाना पक जाएगा तो यही वेटर उस कस्टमर के पास खाना लेके भी जाएगा कि सर ये रहा आपका खाना। जब खाना खा लिया जाएगा, जाते वक्त क्या दे के जाने पड़ेंगे? पैसे। अगर नहीं देंगे पैसे तो ये भाई साहब पकड़ लेंगे, रोक लेंगे। अच्छा, इनके 2 काम हैं। ये एंट्री पे भी रोक सकते हैं कि अगर एक बंदा बहुत ही वल्गर क्लोथ्स में आ गया है या वो शक्ल सूरत से ठीक नहीं है तो उसको क्या मिलेगी? रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। और अगर कोई बंदा पैसे दे के नहीं जा रहा फिर भी उसको रोक सकते हैं। तो अगर मैं यही मिसाल यहाँ पे फिट करने की कोशिश करूँ इन 5 में तो आपको बात समझ आ जाएगी। पहला क्या था? डेटाबेस इंजन, क्वेरी प्रोसेसर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, स्टोरेज मैनेजर और सिक्योरिटी मैनेजर। आप जो गए हैं, आप यूज़र हैं। यूज़र ने रेस्टोरेंट में कदम रखा इज़ एज इक्वल एज यूज़र ने डेटाबेस को लॉगिन किया। लॉगिन होगी डेटाबेस। उसके बाद आपने कुछ फाइंड करना है। जैसे आपने उस वेटर को ऑर्डर दिया था तो आपने कुछ सर्च करना। जो आप सर्च करना चाहते हैं तो सर्च करने में आपकी हेल्प कौन करेगा? क्वेरी प्रोसेसर। सर्च करने में आपकी हेल्प कौन करेगा? क्वेरी प्रोसेसर। ये वेटर कौन था? क्वेरी प्रोसेसर। ये आपकी कमांड लेके कहाँ जाएगा? डेटाबेस इंजन में। डेटाबेस इंजन बेसिकली क्या है? वो किचन। डेटाबेस इंजन बेसिकली क्या है? वो किचन। तो डेटाबेस के पास तमाम डाटा पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपने कमांड दी, यहाँ पे वो कमांड आपकी प्रोसेस हो रही है। मगर ये कमांड जो प्रोसेस कौन कर रहा है? डेटाबेस इंजन। ये एक्चुअली कहाँ पे है? ये किस ड्राइव पे पड़ी हुई है, किस डिस्क पे पड़ी हुई है, ये कौन बता रहा है? स्टोरेज मैनेजर। कौन बता रहा है दोस्त? स्टोरेज मैनेजर। कौन बता रहा है? स्टोरेज मैनेजर। इसी तरह जो वो कैशियर है वो हर ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है कि जी ये वाला पेमेंट हो गई, ये वाला खाना चला गया, इसका ऑर्डर फुलफिल हो गया, ये डिलीवरी चली गई। तो डेटाबेस के अंदर जो आपका ट्रांजैक्शन मैनेजर होता है वो इंश्योर करता है कि जो इसने क्यूरी जनरेट की थी क्या डेटाबेस इंजन ने उसको आंसर कर दिया या नहीं किया।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो कौन सा मैनेजर था? सिक्योरिटी मैनेजर। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, कोई भी गैर मुतलका बंदा डेटाबेस में एंटर नहीं हो सकता, और अगर एंटर हो भी गया है तो इसका काम ये है कि उसको कंट्रोल करे या उसके तमाम किए हुए एक्शंस को डिटेक्ट करे। इसका काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द डेटा। इसका काम क्या है दोस्त? टू प्रोटेक्ट द डेटा। तो DBMS के जो 5 कंपोनेंट्स हैं, इसके ऊपर क्रैमिंग भी आ सकती है और इसके ऊपर वो लॉजिकल सवाल भी डाल सकता है। आपको सिनेरियो दे दे और आपसे कहे आइडेंटिफाई करो कौन सा स्टेप कौन सा, कहाँ पे ट्रांजैक्शन मैनेजर का रोल प्ले हो रहा है, कहाँ पे क्यूरी मैनेजर है, डेटाबेस इंजन कौन सी हो सकती है, तो इसके ऊपर किसी भी तरह का सवाल वो खड़ा कर सकता है। हाँ, अगर आपके माइंड में ये एग्जाम्पल जहन में होगी तो ज़्यादा मसला नहीं आएगा। तो 5 बातें कौन सी हैं? डेटाबेस इंजन जो कि हमारा किचन है, क्यूरी प्रोसेसर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, स्टोरेज मैनेजर और सिक्योरिटी मैनेजर। जब आपको ये समझ आ गया तो डेटाबेस की डेफिनेशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ डाटा जो कि सेव हुआ हुआ है और आप उसको हासिल कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अच्छा, जहाँ पे सेव हुआ हुआ है वो सर्वर क्या है? फिजिकल, आप उसको टच कर सकते हैं। मगर कुछ सर्वर्स कौन से होते हैं? जो रिमोट पड़े होते हैं, जो क्लाउड पे पड़े होते हैं, जो खुद क्या होते हैं? डिजिटल, आप उसको टच नहीं कर सकते। तो अगर तो सर्वर आपके पास पड़ा है तो मुझे बताइए कॉस्ट कौन बियर करेगा? हम। ट्रेनिंग की कॉस्ट कौन बियर करेगा? आप लोग। उसकी प्रोटेक्शन की कॉस्ट कौन बियर करेगा? आप लोग। तो कॉस्ट ज़्यादा लगती है। बट अगर आपने उसको आउटसोर्स किया हुआ है, आप क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर ये सारा खर्चा क्लाउड वालों का होगा। आपने बस उसको क्या पे करना होगा? मंथली एक फ़िक्स अमाउंट पे करनी होगी जिसमें वो सारा खर्चा खुद ही करते रहेंगे। तो डेटाबेस क्या है? अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ डाटा स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। और DBMS क्या है? वो सॉफ्टवेयर जो कि इस डेटाबेस को चलाता है, और उस सॉफ्टवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं 5। यहाँ तक ओके दोस्त? अब एसिड मॉडल, कौन सा मॉडल? एसिड मॉडल। डेटाबेस के फीचर्स में से पहला फीचर है कि ये एसिड मॉडल को फॉलो करता है। A स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, I स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन, D स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। मैं इसका आपको लिखाऊंगा, 1 लाइनर ज़रा लिखिएगा। पहला क्या था? A स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी। लिखें ज़रा, लिखें। इसको एक सेकंड में जूम कर दूं जी, लिखें। बस मैं, सिर्फ मैं और मैं। बस मैं, सिर्फ मैं और मैं, ऐसे लिखें, याद रहेगा। बस मैं, सिर्फ मैं और मैं। लिख लिया? इसी के साथ लिखें आर या पार। आर या पार। आर या पार। आर या पार क्या मतलब? या तो ये ट्रांजैक्शन होगी या नहीं होगी, बीच की कोई कहानी नहीं है। या तो मैं ये काम करूँगा और वो करूँगा, अदरवाइज कोई और काम नहीं करेगा। बस मैं, सिर्फ मैं और मैं, या आर या पार। होगी या नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं है कि हाफ हो जाए और हाफ रह जाए। जैसे आप अपने बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजते हैं तो पूरे पैसे जाएंगे। कभी ऐसा हुआ है कि हाफ पैसे गए हों, हाफ ना गए हों? तो यहाँ पैसे जाएंगे, यहाँ पैसे नहीं जाएंगे। यहाँ ट्रांजैक्शन पूरी क्रेडिट होगी या वापस पूरी की पूरी डेबिट हो जाएगी। आर या पार। सेकंड क्या है? कंसिस्टेंसी। इसका लिखें, इसका लिखें। कोई किसी पे सबकत नहीं रखता या कोई किसी पे अफजलियत नहीं रखता। कोई किसी पे अफजलियत नहीं रखता या कोई किसी पे सबकत नहीं रखता। लिख लिया? कंसिस्टेंसी।
इट एंश्योर्स कि जितने भी रूल्स हैं वो सेम रूल्स हर ट्रांजैक्शन के लिए हैं। कोई ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं है जिस पे वो रूल फॉलो ना हो। तो जो हमने रूल्स बना दिए हैं वो सबके लिए बराबर बनाए हैं, कोई किसी के ऊपर कोई अफजल नहीं। अच्छा, आई स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन, आई स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन, इसका लिखें, हंसिएगा मत, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो आगे आगे आइसोलेशन। आइसोलेशन इंश्योर्स कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं आपस में कोई दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करती। हर ट्रांजैक्शन अपना एक इंडिपेंडेंट पाथ फॉलो करती है। ये पॉसिबल नहीं है कि दो बंदे इकट्ठे पैसे भेज रहे हैं तो वो दोनों के दूसरे अकाउंट्स में चले जाएं। मैंने ए को भेजना था, इन्होंने बी को भेजना था, मैं बी को और ये ए को, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी दोनों तरफ पार्टीज़ हैं उन्हीं को ट्रांजैक्शन होगी, हर ट्रांजैक्शन दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेगी, मुदाखलत नहीं करेगी, सारी काम करेंगी इंडिपेंडेंटली। और डी स्टैंड्स फॉर, इसका लिखें टोटल लिख लें। ड्यूरेबिलिटी नाम है मयार का। ये स्लोगन्स हैं बेसिकली, पुराने ज़माने में पीटीवी पे आया करते थे। नाम है मयार का, या मयार का दूसरा नाम डायमंड सुप्रीम फॉर्म। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी से क्या मुराद है कि एक दफ़ा जब ट्रांजैक्शन हो गई उसके बाद सर्वर तबाह हो जाए, ख़राब हो जाए, उस पर आग लग जाए, ट्रांजैक्शन वंस कंप्लीटेड इज़ परमानेंटली सेव्ड। उसके बाद सर्वर जल जाए, ख़राब हो जाए, तबाह हो जाए, वो रिवर्सल नहीं होगी। वंस इट इज़ डन, इट इज़ डन। तो ये चार एसिड मॉडल्स, सॉरी ये चार जो बातें हैं ये क्या बनाती हैं मिलके? एसिड मॉडल। ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। इसके अलावा कुछ अदर फीचर्स भी हैं ऑफ अ डीबीएमएस, मगर वो चार ज़रा ज़्यादा अफजल माने जाते हैं। पहला फीचर, डीबीएमएस हमेशा किस में स्टोर होगी? टेबल्स में। तो ये हमेशा टेबल्स के मॉडल में होगी। डाटा स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम जस्ट लाइक अ टेबल, और हर टेबल का दूसरे टेबल के साथ कोई ना कोई रिश्ता होगा, और रिश्ते की अंग्रेजी क्या होती है? रिलेशन। जैसे एक टेबल बनेगा स्टूडेंट्स टेबल, किसका? स्टूडेंट्स टेबल। एक टेबल बनेगा कॉलेज के अंदर सब्जेक्ट्स का टेबल। तो स्टूडेंट का सब्जेक्ट के टेबल से क्या रिश्ता? वो पढ़ रहा है, तो रिश्ता क्या बनेगा? स्टूडेंट स्टूडेंट, एनरोल होगा किसमें? सब्जेक्ट में। तो रिश्ता क्या बना? एनरोलमेंट का। रिश्ता क्या बना? एनरोलमेंट का। एक टेबल बना हुआ है कस्टमर्स का, एक टेबल बना हुआ है इन्वेंट्री आइटम्स का। इनका आपस में रिश्ता क्या होगा? परचेज का। कस्टमर बाय करेगा इन्वेंट्री आइटम्स को। तो हर टेबल का आपस में क्या है? रिलेशन। सेकंड, मल्टी यूज़र एक्सेस। एक डेटाबेस को एक टाइम पे एक से ज़्यादा बंदे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक ही टाइम पे सेल्स वाले भी एक्सेस करके बैठे होंगे, परचेज वाले भी कर रहे होंगे, फाइनेंस वाले भी कर रहे होंगे, अकाउंट्स वाले भी कर रहे होंगे। तीसरा, कंसिस्टेंसी एंड इंटेग्रिटी। कंसिस्टेंसी के साथ डाटा फ्लो करेगा, और वो डाटा जो भी होगा किस फॉर्म में होगा? इंटेग्रिटी की फॉर्म में होगा। अच्छा, जब भी वर्ड इंटेग्रिटी आए ना, आपने हमेशा रिलायबल का वर्ड ज़हन में ले आना। इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, कि जो भी डाटा है वो सही डाटा है, इसमें कोई मसला नहीं है, और ये वो डाटा है जो कि रेलेवेंट भी और रिलायबल भी। अच्छा, ऊपर दो अल्फाज लिखे हुए हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की, ये मैं बाद में अभी आपको बताता हूँ। चौथा फीचर क्या है?
सिक्योरिटी। जितना भी सेंसिटिव डाटा है वो हमेशा डेटाबेस में क्या रहेगा, एनक्रिप्टेड रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। पांचवा क्या है, क्यूरी लैंग्वेज। डेटाबेस में सर्च करने के लिए मुझे नॉर्मली कोई ना कोई क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, और नॉर्मली वो कौन सी होती है, एसक्यूएल। और सिक्स्थ क्या है, डाटा इंडिपेंडेंस। इसको तसल्ली से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जाके। यहाँ तक ओके? कोई सवाल? डन। अच्छा, क्यूरी लैंग्वेजेस जिस तरह हमारी ज़बान है ना, हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, अगर आपने सिस्टम में कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी हो या कोई चीज़ ढूंढनी हो तो हम उसको स्टार्ट करते हैं स्टैटिक से। हम लिखते हैं स्टैटिक सिलेक्ट दिस फ्रॉम दिस टेबल, और उसको ज्वाइन लगाओ इस टेबल के साथ और मुझे रिज़ल्ट ला के दो। तो जब हमने कोई चीज़ प्रोसेस करनी हो, कोई चीज़ फाइंड करनी हो, तो वो जो लैंग्वेज हम यूज़ करके उसको बताते हैं, उस तक पैगाम पहुंचाते हैं, वो कहलाता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। आप लोगों ने शायद गौर किया हो, आजकल हर एआई आपकी हर तरह की बात सुन लेता है, चाहे वो आप अंग्रेज़ी में लिखें, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, फ़ारसी में लिखें। इसको क्या कहेंगे? एक वर्ड होता है इसके लिए, शुरू एन से होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके बैक एंड के ऊपर आप तो अपना प्रॉम्प्ट दे आते हैं, बैक एंड के ऊपर क्या होता है, वो एनएलपी आपके प्रॉम्प्ट को कन्वर्ट करता है पहले उसकी डिज़ायर्ड लैंग्वेज में, और फिर वो आपकी बात आगे तक पहुंचाता है। यस, फिर वो आपकी बात आगे तक पहुंचाता है। हाँ जी, याद ओके। अच्छा, अब आ जाए 3 लेवल स्कीमा के ऊपर। किसके ऊपर? 3 लेवल स्कीमा। 3 लेवल स्कीमा। सर, 3 लेवल स्कीमा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। अभी रिसेंटली ICAT ने एक सवाल पूछा है, जो बिल्कुल रिसेंट पेपर हुआ है, उसमें ये 3 लेवल स्कीमा उसने टेस्ट किया है। पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा? देखा? चलिए हम करेंगे क्लास में भी। 3 लेवल स्कीमा में हमारे पास 3 डिफरेंट यूज़र्स के व्यू होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल व्यू। पहला कौन सा व्यू है? एक्सटर्नल। ये वो व्यू है जो कि हमें नज़र आता, जो कि यूज़र को नज़र आ रहा होता है। जैसे आपने कभी LMS खोला हो, कभी कोई पोर्टल ओपन किया हो, तो आपको आपके सामने आपकी वीडियोस नज़र आ रही होती हैं। आपने कब लास्ट टाइम लॉगिन किया था, कितना पढ़ लिया है, कितनी वीडियोस रह गई हैं, डिटेल्स, फ़ी कितनी जमा कराई है, वो सारा व्यू कौन सा है? एक्सटर्नल व्यू। वो सारा व्यू कौन सा दोस्त? एक्सटर्नल व्यू। तो ये कस्टमाइज होता है हर अलग अलग बंदे का। मेरा व्यू कुछ और होगा, आपका और होगा, आपका और होगा, आपका और होगा। सबका सेम व्यू नहीं होता। इवन अगर आप YouTube भी जाके ओपन करें तो वहाँ पे भी डिफरेंट बंदों को डिफरेंट वीडियोस की रिकमेंडेशंस आ रही होंगी, किसी की सेम नहीं होगी। तो ये वेरी करता है। एक्सटर्नल व्यू क्या है? वो व्यू जो कि यूज़र देख रहा है, वो व्यू जो कि यूज़र, या मुझे ये कहना चाहिए ये वो व्यू है जो कि एक नॉन टेक्निकल बंदा देख रहा है। इसका मकसद क्या है? इस यूज़र का मकसद क्या है? डाटा को ठीक करना? नहीं, डाटा को देखना। ये आया है डाटा इस्तेमाल करने की नीयत से, ना कि उसको ठीक करने की नीयत से। तो यूज़र व्यू, द टॉप लेयर, इट शोज ईच यूज़र ओनली द डाटा दे नीड। सो जूम इन कर देता हूँ। तो जो डाटा हमें देखना है सिर्फ वही दिखाता है। डिफरेंट यूज़र सी डिफरेंट व्यूज़। हर एक का व्यू क्या होगा दोस्त? डिफरेंट होगा। इवन डाटा आ कहाँ से रहा होगा? सेम डेटाबेस से, मगर हर एक का व्यू क्या होगा? डिफरेंट होगा। व्यूज़ आर लॉजिकल। अच्छा, अब इसमें फ़ायदा ये होता है चूँकि हर बंदे ने अपनी अपनी सेंसिटिव बात लिखी होगी, तो कोई किसी की सेंसिटिव बात देख नहीं सकता, सिर्फ उसी को नज़र आएगी जिसकी वो सेंसिटिव बात होती है। फीचर्स, पहला फीचर क्या? कस्टमाइज व्यू। आप अपने हिसाब से अपने व्यू को क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेकंड क्या है? सिक्योरिटी। कैसे? जितने भी सेंसिटिव डाटा है वो सिर्फ आप तक महदूद है। भाई, अगर मैं अपने कॉलेज के पोर्टल पर लॉगिन हूँ तो मुझे मेरी सैलरी मिलेगी या बाकियों की भी मिल जाएगी? मुझे मेरी मिलेगी ना।
तो जितना भी सेंसिटिव डाटा है वो मैं अपने हिसाब से देख सकता हूँ, कोई और मेरा डाटा यूज़ नहीं कर सकता या देख नहीं सकता। सिंप्लीफिकेशन, बहुत ही सिंपल सा इसका यूआई होता है। यूआई स्टैंड्स फॉर यूज़र इंटरफेस, बहुत ही सिंपल सा होता है। ओके, सेकंड व्यू मेरे पास आता है कौन सा? कंसेप्चुअल व्यू। सेकंड व्यू कौन सा है? कंसेप्चुअल व्यू। कंसेप्चुअल व्यू इज, पहले सुन लें, डाटा डेटाबेस में किस तरह पड़ा हुआ, लिख लें, डाटा डेटाबेस में किस तरह पड़ा हुआ। डाटा डेटाबेस में किस तरह पड़ा हुआ। डेटाबेस में किस तरह पड़ा हुआ। बेसिकली जो आपका लॉजिकल व्यू है ये आपको देता है लॉजिकल स्ट्रक्चर। क्या देता है? लॉजिकल स्ट्रक्चर। कितने टेबल्स बने हुए हैं, कौन कौन से टेबल्स बने हुए हैं, हर टेबल का आपस में क्या रिश्ता है, कौन सा टेबल किसके साथ जुड़ता है, कौन सा टेबल किसके साथ कनेक्ट होता है, ये सब कुछ कहाँ पे डिफाइंड होता है? कंसेप्चुअल व्यू। मगर जो नॉर्मल यूज़र है क्या वो ये देख सकता है? वो नहीं देख सकता। मगर कौन देख सकता है? कंसेप्चुअल व्यू। तो अब मुझे बताइए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास कौन सी एक्सेस होगी? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास कौन सी एक्सेस होनी चाहिए? कंसेप्चुअल। बट जो हम यूज़र हजरात हैं उसके पास कौन सी होगी? एक्स्ट्रा। अब तो ये चार बातें पढ़े, शोज द, पढ़े ज़रा। शोज द कंप्लीट लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। किस तरह पड़ा हुआ है, कौन से टेबल बने हुए हैं, आपस में क्या रिलेशनशिप है और कौन से रूल्स हैं। दिस लेवल हाइड्स हाउ डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड। इसमें ये नहीं हम देखते कि डाटा फिजिकली कहाँ पड़ा हुआ है, हम क्या देखते हैं? डाटा किस तरह से पड़ा हुआ है। जो डाटा बेसिकली ये वाला बंदा देखता है, ये वाला बंदा देखता है, ये आ कहाँ से रहा होता है? कंसेप्चुअल व्यूज। ये डिसाइड करता है कि इस यूज़र को क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना। और तीसरा व्यू कौन सा है मेरे पास? इंटरनल। इंटरनल मीन्स कि डाटा रखा कैसे हुआ है, स्टोर कैसे किया हुआ है, सेव कहाँ पे किया हुआ है, किस तरीके से, कौन सी डिवाइसेस के अंदर, कौन सी डिस्क के अंदर वो डाटा आपने रखा हुआ है। तो कंसेप्चुअल लेवल पे आते हैं वापस। इसका फीचर क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अच्छा, अब ये मॉडल ना पिछले सिलेबस में हुआ करता था। पहले ER मॉडल के नाम से एक टॉपिक था, अब नहीं है। आके अपने इस दफ़ा उसको निकाल दिया था। बट समझने के लिए बता देता हूँ, ER मॉडल इस कि अगर दो टेबल्स हैं, एक टेबल है कस्टमर का, एक टेबल है ऑर्डर का, एक टेबल है इन्वेंट्री का, तो ये आपस में किस तरीके से कनेक्ट होंगे और डाटा किस तरीके से कनेक्ट होने के बाद फ्लो करेगा और कहाँ तक पहुँचेगा? यूज़र तक पहुँचेगा। तो एंटिटी मीन्स टेबल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। सेकंड क्या है? डाटा इंटेग्रिटी। जो भी डाटा पड़ा होगा उसको ठीक होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए। इंडिपेंडेंस फ्रॉम फिजिकल स्टोरेज, इसका कोई ताल्लुक फिजिकल स्टोरेज के साथ नहीं है। उसके लिए कौन सा व्यू होता है मेरे पास? इंटरनल व्यू। और इसमें क्या है? डाटा स्टोरेज टेक्निक्स कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है? नंबरिंग कर देते हैं। जैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखते हैं, नंबरिंग हुई होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि डाटा को क्विकली किस तरीके से ढूंढना है। डाटा कंप्रेशन, डाटा को दबा के उसकी स्पेस कम, जैसे आप लोग अपने फाइल्स को क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। फिजिकल डाटा एक्सेस, डाटा फिजिकली कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरी वहाँ तक एक्सेस की जा सकती है। तो जब भी आपसे ये सवाल आए, सवाल कौन सा? 3 लेवल स्कीमा, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला लेवल कौन सा है? एक्सटर्नल। ये नॉर्मल आम जनता के लिए होता है। सेकंड कौन सा है? कंसेप्चुअल। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए होता है। और तीसरा ये डाटा गवर्नर्स के लिए होता है कि रखना कहाँ पे है, कैसे रखना। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डाटा इंडिपेंडेंस का। डाटा इंडिपेंडेंस का, मगर ये समझने के लिए आपको पहले ये
क्लियर होना चाहिए। ये 3 बातें क्लियर है ना? अच्छा, अब देखें, डाटा इंडिपेंडेंस 2 तरह की होती है, एक लॉजिकल और एक फिजिकल। एक लॉजिकल और एक फिजिकल। लॉजिकल क्या है? लॉजिकल ये है कि अगर डाटा एडमिनिस्ट्रेटर अपने इस लेवल पे कुछ चेंज करे, किस लेवल पे? कंसेप्चुअल लेवल पे, और क्या कहते हैं उसको? लॉजिकल लेवल पे कुछ भी चेंज करे, यूज़र को वो चेंज नज़र नहीं आएगी। चेंज कहाँ पे हो रही है? कंसेप्चुअल लेवल पे। नज़र कहाँ पे आनी चाहिए? एक्सटर्नल लेवल पे, क्योंकि डाटा फेच कहाँ से हो रहा है? कंसेप्चुअल लेवल से। मगर इसको नज़र नहीं आएगी कब तक? जब तक ये एडमिनिस्ट्रेटर दिखाना नहीं चाहता। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहा हूँ तो एक्सटर्नल के लिए वो चेंज कोई भी इम्पैक्ट लेके नहीं आएगी जब तक वो उसको अपडेट का बटन पे क्लिक ना कर दे। तो पहली डाटा इंडिपेंडेंस कौन सी है? लॉजिकल। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस मीन्स यू कैन चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशन लेवल। यूज़र लेवल को आपने इफेक्ट नहीं करना। द कंसेप्चुअल स्कीमा डिफाइंस, उसमें क्या क्या होता है? टेबल्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं। तो अगर आप इसमें कोई नया कॉलम ऐड कर दें, कोई टेबल को तोड़ दें, कोई नई चीज़ ऐड कर दें, तब तक एक्सटर्नल को नज़र नहीं आएगी जब तक आप एक्सटर्नल को दिखाना नहीं चाहते। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप खुल के कंसेप्चुअल लेवल पे पहले सारा काम कर लें, टेस्टिंग कर लें। जब आप पक्के हो जाएं कि आपने ठीक काम कर लिया, तब जो उसको दिखा दें। अदरवाइज़ क्या होगा? आप साथ साथ काम कर रहे हैं, साथ साथ उसका व्यू ख़राब हो रहा है। तो जिसने सिर्फ एक्सेस किया हुआ पोर्टल, तो हमेशा उसका पोर्टल ग्लिच करता रहेगा। कभी वीडियो आ रही है, कभी वीडियो नहीं आ रही, कभी बफरिंग हो रही है, कभी भी बफरिंग नहीं हो रही, कभी शायद डाउन टाइम लग जाए कि आप उसको एक्सेस ही ना कर पाए। तो पहले आप कंसेप्चुअल लेवल पे क्या कर लें, उसको अच्छे से ठीक ठाक कर लें, उसके बाद दिखा दें, ताकि इसका व्यू ख़राब ना हो। दूसरा है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा सी ड्राइव में रखूं, डी ड्राइव में रखूं, यूएसबी में रखूं, विंडो की किसी भी और फोल्डर में जाकर रख दूं, डाटा को फ़र्क पड़ेगा? वो तो सेम ही रहेगा। वो पीडीएफ की फ़ाइल तो सेम ही रहेगी, वो एक्सेल की फ़ाइल तो सेम ही रहेगी, चाहे मैं जहाँ मैं मर्जी स्टोर कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि फिज़िकल स्टोरेज से कंसेप्चुअल लेवल इफेक्ट नहीं होता। ये पॉइंट लिखा हुआ कि मैं अगर इसको क्या चेंज करूँ, स्टोरेज लोकेशन चेंज करूँ, मैं उसमें कुछ इंडेक्सिंग ऐड कर दूँ, इससे कंसेप्चुअल लेवल पे कोई फ़र्क नहीं आता। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस मीन्स यू कैन चेंज द स्टोरेज मेथड्स विदाउट अफेक्टिंग द लॉजिकल स्कीमा। तो आप उसको मूव कर रहे हैं, कोई फाइल की लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, स्टोरेज लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, इंडेक्सिंग ऐड कर रहे हैं, कोई भी फ़र्क कंसेप्चुअल लेवल पे नहीं पड़ता। इवन आपने जगह चेंज कर दी, एक्सटर्नल को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तीनों लेवल्स आपस में बेसिकली क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये किसके लिए यूज़ होता है? आम जनता के लिए। ये किसके लिए यूज़ होता है? एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। और ये यूज़ होता है किसके लिए? गवर्नर्स के लिए। अब अगेन यहाँ से इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से हैं? एसेट मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही फीचर्स, और उसके बाद DBMS आर्किटेक्चर जो अभी हम लोगों ने बात की है। इंडिपेंडेंस कंपोनेंट्स ये मीडियम कैटेगरी के हैं। अच्छा, आपने अगर गौर किया उसमें कुछ ग्रीन नहीं है, ग्रीन कोई भी नहीं रखा, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनना ही बनना है। आप कुछ जो मर्जी कर लें, ICAB इसको छोड़ ही नहीं सकता। तो इन पांचों में से हमेशा कुछ ना कुछ वो टेस्ट करेगा, उसके पास और मार्जिन नहीं है, क्योंकि उसने डाटा को भी चेक करना है पहले 4 में, और उसने DBMS को चेक करना सिर्फ 2 में। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 और 6 अच्छे खासे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये उसकी प्रैक्टिस के लिए ये 5 क्वेश्चंस हैं, आप कभी भी इसको स्कैन करके और इसकी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 या 5वें करने, इसमें क्या सैम्पलिंग करेंगे आप? डन।